कल हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? इसके अलावा ये रिवीजन मैं करा रहा हूँ, कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया था। अब देखो, कल हम लोग पढ़े थे द्वैती प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रॉगली का, है ना। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे? प्लांक का क्वांटा सिद्धांत, ये पढ़े थे। उसके बाद में प्रकाश का विद्युत प्रभाव पढ़े थे। उसके बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो आज फिर से ये रिवीजन करा दूंगा। एक बार फिर से पीछे का क्या हम लोग पढ़े वो रिवीजन करा देता हूँ, बस बोलूँगा, ठीक है। कल पढ़ा चुका हूँ, बस ध्यान से सुनना। प्रकाश की विकिरण दो तरीके का व्यवहार करती हैं, एक तरंग की तरह और एक कण की तरह। दोनों गुणों को एक साथ व्याख्या नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके अलग अलग व्यवहार, अलग अलग नेचर के आधार पर उनके गुणों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये जितने भी व्यवहार दिखाती हैं ये क्या है? तरंग प्रकृति है। क्या है? प्रकाश की तरंग प्रकृति है। समझ में आया? लेकिन प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये जो प्रभाव वाली बातें आ रही हैं वो प्रकाश की कण प्रकृति है। क्या है? कण प्रकृति। हमने कल क्या बताया था? ये कण की तरह तभी व्यवहार कर सकता है जब ये कण को विस्थापित कर दे, है ना। और हमने यह देखा एक प्रयोग के द्वारा जिसके बारे में हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था, और हेनरिक हर्ट्ज ने इस तरीके का एक प्रयोग किया था, याद आ रहा है? यहाँ पर हमने कैथोड प्लेट ले लिया, यहाँ पर एनोड प्लेट ले लिया, और इसको बैटरी से क्या किया? जोड़ दिया हमने। और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो यहाँ जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने एक विभव मापी लगा दिया था, तो पता चलता है कि प्रकाश की किरणें, जितनी अधिक आवृत्ति वाली किरणें इस पर पड़ती हैं कैथोड प्लेट पर, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगता है। ये प्रभाव भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से पता चलता है कि विकिरण, प्रकाश की किरण दो तरीके का व्यवहार करती है। कौन कौन सा? तरंग और कण। तो अब जब डी ब्रॉगली आते हैं तो डी ब्रॉगली कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें दो तरीके का व्यवहार दिखा देती हैं तो अवश्य ही कण को भी दो तरीके का व्यवहार दिखाना चाहिए। अब वो क्या लिए? इलेक्ट्रॉन लिए। और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी कितने तरीके का व्यवहार दिखाता है? दो तरीके का, एक कण की तरह और दूसरा तरंग की तरह, ठीक है। तो द्वैती प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रॉगली ने। क्या बताया? कि तरंग एवं कण दोनों की तरह क्या दिखाता है? प्रकृति होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आए थे कि ये परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है ना। तो सम मतलब बराबर होता है, हमेशा ये याद रखिए, ठीक है। अब परमाणु भार क्या होता है? तो हमने बताया था किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार, ठीक है ना। परमाणु भार को क्या क्या नाम देते हैं? तो द्रव्यमान संख्या भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? द्रव्यमान संख्या भी नाम देते हैं, और परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक परमाणु X है, इसमें 5 इसका परमाणु क्रमांक है। याद रहे नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। नीचे क्या लिखा रहता है? परमाणु क्रमांक, जबकि ऊपर क्या लिखा रहता है? सदैव परमाणु भार। इतना क्लियर रहेगा? अच्छा, तो हमने क्या कहा? परमाणु भार किसे कहते हैं? तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यही बताया था ना, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि जो भार दिख रहा है
मतलब ये इस 11 में क्या क्या है भाई, p प्लस n दोनों हैं। ठीक है। अब इस परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, तो हमने बताया था कि परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या? ठीक है ना, मतलब ये प्रोटॉनों की संख्या का बोलते हैं। इतना कोई दिक्कत नहीं ना है, प्रोटॉनों की संख्या, ये भी क्लियर हो गया। तो अब ये जरा बताना कि क्या इससे एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 5 तथा परमाणु भार 11 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अब हमें तो पता है ना कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 5। मतलब इस 11 में ये 5 है ना। इस 5 के अलावा और कितना बच रहा है? 6। तो 6 क्या है? न्यूट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? तो याद रहे परमाणु भार को A से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से। ठीक है, तो हम कह देते हैं A परमाणु भार इज इक्वल टू P प्लस N। क्लियर है। अब यहाँ A की जगह 11, P की जगह 5 प्लस N, तो 5 माइनस कर देंगे तो बताओ N का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 6। तो ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समझ में आ गया? आया ना। अब समस्थानिक की बात करते हैं। मैं अब इसे लिखवाऊंगा नहीं, कल लिखवा चुका हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा। समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब स्थान। एक ही स्थान किसका होगा? जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा। समझ में आया? तो ऐसे तत्व अथवा परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ना, एक ही जैसा है, अलग अलग है। क्लियर है। ये ऊपर परमाणु भार, नीचे परमाणु क्रमांक। उसी तरीके से हीलियम का 2 और 4 होता है, लेकिन एक इसका परमाणु क्रमांक सेम रहेगा और परमाणु भार बदल जाएगा। ये समस्थानिक है। ठीक है, ये मेन वाला है, ये क्या है? समस्थानिक है। तो मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। सोडियम का है 11, 23, 11 और 24, ये समस्थानिक है। समझ में आ रहा है? ऐसे ढेर सारे मिल जाएंगे। ये फास्फोरस का 15, 31, 15 और 32। ठीक है ना। पोटेशियम का 19, 39, 19, 40। ऑक्सीजन का, कार्बन का, ये कार्बन का 6 होता है ना, कार्बन का 6, यहाँ पर 12, कार्बन का 6, 13, कार्बन का 6, 14 है ना। ऑक्सीजन का 8, 16, ऑक्सीजन का 8, 17, ऑक्सीजन का 8, 18 है ना। ये सब पढ़े थे। तो समस्थानिक में कोई दिक्कत पहचान जाओगे। समभारिक का मतलब क्या है? देखो, सम मतलब बराबर, भार मतलब भार। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार क्या हो? बराबर हो, परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो। अब देखो, जैसे मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं, इसी में से दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ परमाणु भार एक समान हो, ये देखो एक समान है ना परमाणु भार, और परमाणु क्रमांक अलग अलग है ना, तो ये दोनों तो समभारिक हो गए कि नहीं? अब ये देखो, सोडियम 24 है और किसका 24 देखे हैं हम लोग, ये देखो 12 मैग्नीशियम का होता है 24। तो ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हुए कि नहीं हुए? तो समभारिक पहचान लोगे क्या? अब पहचान लोगे पक्का? कोई दिक्कत? देखो, कार्बन ये हो गया, कार्बन का 14 होता है और एक ठो नाइट्रोजन का 14 होता है, ये दोनों भी समभारिक है। पहचान लोगे? बस रिवीजन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद में सम न्यूट्रॉनिक। सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में बराबर न्यूट्रॉन होते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या, कैसे पता करेंगे? परमाणु भार को परमाणु क्रमांक में माइनस कर देंगे। ठीक है ना, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। अच्छा, इसमें कोई देखते हैं क्या? इसमें एक भी न्यूट्रॉन है नहीं, क्योंकि एक में से गया 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? तो ये देखो, इसमें एक न्यूट्रॉन है कि नहीं है? इसमें भी एक न्यूट्रॉन। ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हुए कि नहीं हुए? देखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये H1 यहाँ पर
2 लिख देता हूँ, ये He 2 और 3। मेरी बात समझ में आई? सम न्यूट्रॉनिक पहचान लोगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं नहीं बता रहा हूँ, कल बता चुका हूँ। सम इलेक्ट्रॉनिक हमने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? समान। वे परमाणु परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हमें ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? इसमें 11। हाँ, क्योंकि पता है कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखो, ये नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 है। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? लेकिन ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज हो गया। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि एक निकल गया तो यहाँ पर 11 भले ही दिख रहा है, परमाणु क्रमांक है, लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 10 इसका भी परमाणु क्रमांक, 10 इसका भी परमाणु क्रमांक, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। क्लियर है? समझ में आया? पहचान लोगे? अच्छा, ये देखो, एक मैं ये लिख रहा हूँ, ये हमारे पास Cl का कितना होता है? 17। ये आर्गन कितना है? 18। सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं, क्योंकि 17 है 18। परंतु अगर मैं यहाँ पर एक प्लस कर दूं, ठीक है, तो ये एक निकल गया, 17, ये दोनों क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक। या मैं यहाँ पर एक माइनस कर दूं मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये भी 18 और तो मतलब ये दोनों क्या है? कोई दिक्कत? इसको मिटाऊं मैं? कल तक तो लिख ही लिए हो, मिटा रहा हूँ। ठीक है ना? देखो, रिवीजन में इसलिए करा दिया कि भूलो मत, घर पे तुम लोग तो पढ़ोगे है नहीं। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ और बेसिक नियम पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन, अब देखो मैं तुम्ही से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, देखता हूँ क्या पहुँच पाते हो क्या। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि फोटॉन क्या होता है, बताए हैं? फोटॉन, प्रोटॉन नहीं, एक होता है फोटॉन। फोटॉन कोई द्रव्य या पदार्थ नहीं है, बल्कि एक मासलेस पार्टिकल है। मासलेस पार्टिकल मतलब द्रव्यमानहीन। ये जो प्रकाश है ना, ये जो सूर्य के प्रकाश देख रहे हो, लाइट जो आ रही है ना, तो कहा गया ना कि कण के रूप में भी होता है, चलता है, इसका प्रकृति है कण के रूप में। तो ये फोटॉन है, यही कण क्या है? ये फोटॉन है, ऊर्जा का बंडल है। फोटॉन मतलब क्या? ऊर्जा का बंडल। और इसमें कोई भी मास नहीं रहेगा, द्रव्यमान नहीं रहेगा, मासलेस पार्टिकल होता है, उसी को फोटॉन कहते हैं। समझ में आया? तो पूछ देता है कि इस फोटॉन की ऊर्जा क्या? फोटॉन की ऊर्जा, ध्यान सुनना, फोटॉन की ऊर्जा एक बार पूछा था, ये संवेग तथा प्रकाश की चाल या वेग, है ना, में संबंध बताइए। अब बताओ, अब कैसे निकालें संबंध? तो हमें मैं बस समझा रहा हूँ, एक बार पूछा था इसलिए, और ऑप्शन दिया था। तो अब बताओ, ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? ई से, है ना। केवल ऊर्जा पूछता तो हमें पता है H न्यू, कल पढ़ाए थे कि नहीं, कि जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो ये प्लांक नियतांक आ गया था। अच्छा, ये संवेग बराबर क्या होता है बोलो? द्रव्यमान गुणे वेग। ये v है, v जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश की चाल तुम्हें पता है c होता है। c क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, अब पूछ रहा है कि ये और ये तीनों में क्या संबंध है। तो देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक समीकरण E = mc², याद है ना? है ना, रिलेटिविटी का सिद्धांत, है ना। अब देखो, ये ऊर्जा दिख रहा है, प्रकाश भी दिख रहा है। ऊर्जा और प्रकाश, इससे मिल गया कि नहीं? प्रकाश की चाल मिल गया। हमें बस क्या लाना है? संवेग। और संवेग बराबर हमें पता है क्या होता है भाई? P = mv। v क्या है? उस कण की चाल है, वेग है, और m क्या? द्रव्यमान। तो आप बताओ, हम ये mc × c लिख सकते हैं?
इसको c स्क्वायर तो c इंटू सी। अब देखो ये जो प्रकाश फोटोन की बात कर रहा है तो फोटोन मतलब प्रकाश की चाल में ही होगा, प्रकाश में ही होगा फोटोन ना। तो क्या मैं इसको प्रकाश की चाल मतलब v की जगह ले सकता हूं क्या? हम यहाँ मान सकते हैं कि v इज इक्वल टू c है, हम मान सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फोटोन की बात हो रही है तो फोटोन का वेग c। क्लियर है? तो क्या अब तुम बताओ मैं इसके जगह p लिख सकता हूं क्या? इसके जगह p लिख सकता हूं क्या? क्योंकि m है, v की जगह c है तो p से लिख सकता हूं। अब देखो तुम्हारा ये संबंध आ गया, क्या आ गया? फोटोन की ऊर्जा संवेग और प्रकाश की चाल में E इज इक्वल टू P इंटू सी होता है। ठीक है, अब इससे ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर लगा देना। जैसे हो सकता है कि ये इस तरीके से दे, P इज इक्वल टू P यहाँ है तो E बाई सी ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत? तो ये ऑप्शन में दे, चाहे ये ऑप्शन में दे, क्या कर पाओगे क्या? या ये भी दे सकता है कि C इज इक्वल टू E बाई पी, दे सकता है कि नहीं? तो अब क्या हम इन तीनों के बीच में एक संबंध, ये रिलेशन जो निकाल सकते हैं कि नहीं? ये देखो क्वेश्चन दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन एक बार आया था तब मैं इंपॉर्टेंट लगा दिया हूँ कि रटना नहीं पड़ेगा, तुम निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा ये निकालने के बाद हम लोग बात करते हैं आज कुछ बेसिक रूल के बारे में, और जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसको कॉपी करो।